हेलो एवरीवन। इस क्लास में वही हम लोग एस्टेट एग्जाम 2018 के अंदर लेवल 2 का है पेपर। ये आपका एस्टेट का यानी कि टीजीटी वाला पेपर है। इसमें हम सीडीपी का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके का एनालिसिस है जो 2018 वाला ये जो पेपर है उसमें हमने लेवल 1, 2, 3 तीनों लेवल का हरियाणा जीके का एनालिसिस कर लिया है। तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। हरियाणा जीके वाली जो क्लास है उसको आप देख सकते हो। इससे आपके जो कंसेप्ट है कुछ वो भी क्लियर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का एनालिसिस करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भी पहला क्वेश्चन क्या है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भाई अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा बताई गई बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो गार्डनर ने यानी कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस की जो प्रकार बताए हैं, बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो गार्डनर ने, याद रखिएगा, कितने इंटेलिजेंस के टाइप बताए हैं अकॉर्डिंग टू गार्डनर? 8 टाइप बताए हैं। ठीक है, साथ ही आप ये याद रखिए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से किन्हें जाना जाता है? गार्डनर को जाना जाता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये बातें भी याद रखिए। किसके द्वारा दिया गया भाई? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कंसेप्ट यानी कि ये जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई भाई? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई। तो आप ये बात यहाँ से ये तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। एक तो साथ ही इसकी जो 8 प्रकार की यानी कि इंटेलिजेंस की जो टाइप्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी इसकी टाइप नहीं है। तो म्यूजिकल भी बताई है, लिंग्विस्टिक के बारे में भी बताया है, जो लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस स्किल इसके बारे में बताया, क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में कहीं भी इन्होंने नहीं बताया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सृजनात्मक बुद्धि है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, इसके बारे में गार्डनर ने नहीं बताया, बाकी इन तीनों के बारे में बताया था। तो मैं साथ में यहाँ पर आपको जो 8 प्रकार की जो इंटेलिजेंस की जो स्किल्स है गार्डनर के द्वारा दी गई है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। यहाँ पर कौन कौन सी है तो 1 बाय 1 लिखवा देती हूँ। तो तो ये देखिए 8 प्रकार की जो इंटेलिजेंस है वो मैं लिखवा देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो है लॉजिकल जो मैथमेटिकल स्किल है, हम सबसे पहले वही लिख लेते हैं। लॉजिकल जो मैथमेटिकल स्किल है ये गार्डनर के द्वारा दी गई है यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें ये बताते हैं कि इसके अंदर ये बताते हैं कि गार्डनर इस इंटेलिजेंस के थ्रू यानी कि इस तर्कपूर्ण जो गणितीय बुद्धि के अनुसार तर्क करने की यानी कि मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, गणितीय समस्याओं का समाधान करने, अंकों के जो क्रम है यानी कि उनका जो ऑर्डर है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी डाटा है यानी कि मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो किस इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएंगी यानी कि किसके अंतर्गत आएंगी? ये रीजनिंग पावर से रिलेटेड यानी कि लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो स्किल है उसका नाम है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। दूसरा नाम है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक कह सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, भाषाई बुद्धि, है ना, भाषा से रिलेटेड है यानी कि आपकी लैंग्वेज पे पकड़ है कहीं ना कहीं। तो लैंग्वेज पे पकड़ किनकी होती है? जैसे हमारे जो पोइट होते हैं, है ना, जो हमारे कवि होते हैं, तो भाषा पे तो उनकी पकड़ अच्छी होती है, तभी तो वो अच्छे वक्ता होते हैं यानी कि वो अच्छे से कविता को प्रस्तुत करते हैं, बोल पाते हैं, है ना। जो हमारे कवि हैं, लेखक हो गए, है ना, कवि हो गए, राइटर, पोइट हो गया यानी कि लेखक हो गए, कवि हो गए, है ना, राइटर हो गया। तो ये इन पे भाषा की तो इनके अंदर यानी कि इनकी अच्छी पकड़ होती है। तो इनके अंदर कौन सी जो बुद्धि ज्यादा पाई जाती है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है यानी कि आप कह सकते हो भाषाई बुद्धि में ज्यादा होती है। थर्ड नंबर पे इसने बताया, गार्डनर ने कौन सी इसके बारे में बताया है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में यानी कि संगीत की जो बुद्धि है, संगीतज्ञ की जो बुद्धि है यानी कि तो जो हमारे सिंगर है उनमें होती है ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये सिंपल ही हो गया। एक है हमारे पास ये स्पेशल इंटेलिजेंस, एक है हमारे पास स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि कह सकते हो आप स्थानात्मक बुद्धि। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास बॉडीली काइनेस्टिक, बॉडीली बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है बॉडीली काइनेस्टिक में यानी कि शरीर का जो मूवमेंट है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस।
यानी कि जो शरीर का जो मूवमेंट है, यानी कि गति का, शरीर की गति ज्यादा होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि बोलते हैं इसको, बॉडीली इंटेलिजेंस को। जो हमारे जैसे मान लो प्लेयर है, हमारे धावक है ना, हमारे खिलाड़ी है, प्लेयर है, हमारे धावक हो गए, डांसर हो गए, है ना, तो उनमें बॉडी का मूवमेंट वो ज्यादा करते हैं, तो इसलिए उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है। एक होती है नेचुरलिस्टिक, ठीक है, यानी कि कह सकते हो आप प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो नेचर से रिलेटेड कौन होते हैं? हमारे किसान लोग होते हैं ना, तो यानी कि किसानों में पाई जाती है नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। जैसे हमारे फार्मर हो गए तो उनमें होगी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्राकृतिक बुद्धि। एक होती है इंटरपर्सनल, तो ये दोनों ही भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर के अंदर भी। एक होती है इंटरपर्सनल और एक होती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, एक होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटर का मतलब होता है दूसरों की, यानी कि दूसरों की जो इंटेलिजेंस है उसका पता लगाना, दूसरों की बुद्धि। और इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, इंट्रा का क्या मतलब होता है? सेल्फ। इंट्रा का क्या मतलब होता है भाई? सेल्फ। तो स्वयं के बारे में जानना, यानी कि इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ। तो आप ये याद, इससे रिलेट करके याद रख सकते हो, यानी खुद के बारे में। ठीक है। इंटर का मतलब हो गया दूसरों के बारे में, व्यक्तिगत। इट इज पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। ये जो इंटरपर्सनल है ये हमारे पास, इसको कहेंगे व्यक्तिगत अन्य बुद्धि है। ठीक है, ये दूसरों की हो गई, यानी कि कह सकते हैं दूसरों के बारे में जानना। और ये इंट्रा स्वयं के बारे, यानी कि सेल्फ, स्वयं के बारे में जानना, उसको कहते हैं हम सेल्फ इंटेलिजेंस कह सकते हैं, या आत्मन बुद्धि भी बोल सकते हैं, या इंट्रा पर्सनल। और इंटरपर्सनल दूसरों की, है ना, दूसरों की बुद्धि हो गई। जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, तो मनोवैज्ञानिक है तो वो मनोवैज्ञानिक है, यानी कि मन के वैज्ञानिक हो गए ना वो, तो दूसरों के बारे में वो जान लेते हैं, है ना। तो मनोवैज्ञानिकों के अंदर, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के अंदर कौन से प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? इंटरपर्सनल, यानी कि वो दूसरों की समझ, वो दूसरों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से, दूसरों के बारे में वो अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन सी होती है? इंटरपर्सनल होती है। खुद के बारे में जाना, यानी कि स्वयं के बारे में जाना, आत्मन बुद्धि, यानी कि वो कौन सी होती है? इंट्रापर्सनल होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 प्रकार की यहाँ पर इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर भाई सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है वो लर्निंग डिसेबिलिटी आर नोट सेम। बौद्धिक अक्षमता और अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है। अच्छा, और आगे क्या बताया है इसमें? तो ये बात तो सही है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी कि बौद्धिक अक्षमता है, और अधिगम यानी कि लर्निंग की जो डिसेबिलिटी है, ये दोनों ही भाई अलग अलग होती हैं, समान नहीं है, यानी कि, है ना, अलग अलग होती है, दोनों समान नहीं होती। तो ये बात तो सही है। आगे है अधिगम है क्षमता, यानी कि जो लर्निंग की डिसेबिलिटी है, यानी कुछ बच्चे जल्दी याद करते हैं, कुछ कम याद करते हैं, यानी कि उनकी जो स्पीड होती है वो लर्निंग की वो धीरे होती है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि जो अधिगम है क्षमता युक्त बालक की जो आईक्यू है, यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट है, निश्चित रूप से 70 से कम होने चाहिए। तो जरूरी थोड़ी है कि जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, उसका जो आईक्यू है वो जरूरी नहीं है कि ना 70 से कम ही रहे। तो ऐसा तो है, जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों में 70 से अधिक भी हो सकता है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। तो ये निश्चित वर्ड दे करके, यानी कि ये डेफिनेटली यहाँ पर मेंशन कर दिया ना, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया है। आगे देखिए, जो 3rd वाला स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है कि बौद्धिक क्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है। इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है अकर बिफोर एज 18। तो ये बात भी इसकी सही है। आगे है बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों विकासात्मक क्षमताएं हैं, यानी कि दोनों ही डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। तो ये बात भी इसकी ठीक है, यानी कि बौद्धिक जो अक्षमता हो गई, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो, और जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, विकासात्मक ही तो होती है, यानी कि ये विकास जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ये जो स्किल्स है, यानी कि ये जो है ये वैसे वैसे ही इसके साथ साथ ही चलती है, यानी कि डेवलपमेंट डिसेबिलिटी हो गई ये हमारी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। कौन सी गलत हो गई? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है।
थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ब्रोन फैन बैनर के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रोन फैन बैनर के विकास के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नलिखित में से किस तंत्र में समाहित है? यानी कि पेरेंट्स वर्क प्लेस एज पर द ब्रोन फैन बैनर इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये किससे रिलेट करता है? माइक्रो से, मैक्रो से, मीजो से या एक्सो से? तो एक्सो सिस्टम से रिलेट करता है ये माता पिता का कार्यस्थल, यानी कि जहां पर पेरेंट्स हैं, काम करते हैं, यानी कि ठीक है, पेरेंट्स वर्क प्लेस। तो साथ ही इसमें है ना ब्राउन फैन बैनर के सभी यहाँ पर बता देती हूँ। ब्राउन फैन बैनर ने है ना जो इकोलॉजिकल थ्योरी दी है वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहला जो इसमें सिस्टम आता है, यानी कि इसमें 5 सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है। कितने सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है? 5 सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है। सबसे जो पहला आता है ना, यानी कि वो होता है माइक्रो। माइक्रो यानी कि किसको कह सकते हो आप? सूक्ष्म तंत्र, यानी कि छोटे लेवल की बात होती है। माइक्रो का मतलब होता है लघु मंडल कह सकते हैं, सूक्ष्म तंत्र कह सकते हैं, यानी कि छोटे स्केल की बात होती है। ठीक है, तो इसमें है ना जो बच्चा है वो उसके, यानी कि ये जो चिल्ड्रन है, ये बच्चा है, बच्चे के क्या सबसे क्लोज कौन रहते हैं? बच्चे के सबसे क्लोज कौन रहते हैं? उसके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, उसके फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से आएंगे? माइक्रो सिस्टम में कौन आ जाएगा? यानी कि फैमिली आएगी, बच्चे के माता पिता होंगे, यानी कि पेरेंट्स होंगे, ठीक है। पेरेंट्स के साथ उसके क्या होंगे? टीचर्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, उसका स्कूल होगा, यानी कि बच्चे के जो इर्द गिर्द है, यानी कि चाइल्ड के इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, उसकी आसपास की जो चीजें हैं वो किस में आ जाएंगी? माइक्रो सिस्टम में आ जाएंगी। यानी कि माइक्रो सिस्टम में कौन सी चीजें आएंगी? माइक्रो सूक्ष्म तंत्र, यानी कि बच्चे से जो भी चीजें रिलेट कर रही हैं, बच्चे का स्कूल हो गया, बच्चे के नेबर हो गए, ठीक है, बच्चे के फ्रेंड्स हो गए, बच्चे के माता पिता पेरेंट्स हो गए, ये किस में सिस्टम में आएंगे? ये माइक्रो के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद है मीजो। मीजो यानी कि उनसे रिलेट करता हुआ, ठीक है। तो मीजो में कौन आ जाएगा भाई? माइक्रो के बाद दूसरा होता है हमारा बीजो। तो इसमें जो है पेरेंट्स यानी कि माता पिता और जो अध्यापक हैं, सहकर्मी ग्रुप हो गए, ठीक है, माता पिता और किशोर के मित्र, यानी कि माता पिता और जो बच्चे के जो मित्र हैं उनके साथ, यानी कि जो रिलेशन हो गया, ठीक है, पेरेंट्स के बीच में और टीचर के बीच में, यानी कि जो रिलेशन है, यानी कि वो आपस में जानने लग गए, यानी कि है ना बच्चे का टीचर हो गया, बच्चे के पेरेंट्स हो गए, तो इनका आपस में जो यानी कि रिलेशन हो गई, ये आपस में जान पहचान, ये जो सिस्टम है, ये यानी कि ये जो बातें हैं किस सिस्टम के अंदर आएंगे, के अंतर्गत आएंगी? ये मीजो के अंतर्गत आ जाएंगे। किसमें? मीजो में, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपके पास एक्सो। एक्सो में कौन से होंगे? यानी कि बाहर के, है ना। एक्सो सिस्टम में कौन से होंगे? यानी कि एक्सो सिस्टम में जैसे हमारे यहाँ पर दे रखा है ना कि माता पिता का कार्यस्थल, ये कौन से सिस्टम में आएगा आपके पास? ये एक्सो सिस्टम में आएगा, यानी कि बाह्य तंत्र के अंतर्गत आएगा। एक्सो को क्या बोलते हैं भाई? बाह्य तंत्र, यानी कि बाहर का सिस्टम, है ना, बाह्य तंत्र कह सकते हैं एक्सो सिस्टम को। तो साथ साथ आप यहाँ पर ये बात भी याद रखिएगा। आगे देखो इसमें, और मैक्रो होता है बड़े लेवल का। मैक्रो क्या होता है? ये बड़े लेवल की बात है, यानी कि मैक्रो सिस्टम, यानी कि वृहद तंत्र, ठीक है। ये कौन सा लेवल का हो गया? मैक्रो, यानी कि जिसमें हमारे सोशल रूल्स हो गए, ठीक है, जिसमें हमारे सोशल रूल्स हो गए, यानी कि ठीक है, नैतिक कर्तव्य हो गए, जो हमारे सोशल रूल हो गए, हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है ना, तो वो सब बातें किसके अंदर? वैल्यूज हो गई, तो वो सब बातें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? मैक्रो के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी बड़े स्केल पे जो बात होती है ना। तो इसमें हमारी संस्कृति है, कल्चर है हमारा, ठीक है, और जो हमारे धार्मिक यानी कि मानदंड है, यानी कह सकते हैं हम जो हमारे रिलीजियस नॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो गए, तो ये सभी किससे रिलेट करेंगे? हमारे मैक्रो सिस्टम, यानी कि बड़े स्केल की बात हो गई। तो ये सब इस सिस्टम के अंतर्गत आएंगे मैक्रो में। तो ये सभी हमने साथ साथ यहाँ पर पढ़ लिया है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक्सो सिस्टम, ठीक है। माइक्रो होता है छोटे लेवल का, मैक्रो यानी कि बड़े लेवल का, मीजो इससे माइक्रो से एक लेवल ऊपर की बात है। और लास्ट वाला हमारा होता है क्रोनो सिस्टम। लास्ट वाला है ना, सबसे लास्ट वाला 5th, ये वही क्रोनो होता है। तो यहाँ पर 4 तो दे ही रखे हैं, एक और 5वां होता है क्या? क्रोनो सिस्टम।
क्रोनस सिस्टम क्या बोलेंगे, घटना मंडल, यानी कि इसमें व्यक्ति के जीवन और जो सामाजिक ऐतिहासिक जो स्थितियां हैं वो सारी ही घटनाएं इसमें शामिल होती हैं, इसमें क्रोनो के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए मदर जेंटली स्ट्रोक्स हर, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसे उसके ललाट पर थपकियां देती है, यानी कि उसके फोरहेड, माथे पर क्या करती है, थपकियां देती है। जल्दी ही वह देखता है कि हर बार जब भी वह बच्चे जल्दी ही वह देखती है कि हर बार जब भी वह बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है, यानी कि उसके फोरहेड पर, माथे पर थपकियां देती है, तो वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या करता है, यानी कि बेबी का जो यह बिहेवियर है किसको डिस्क्राइब करता है इनमें से। तो कहीं ना कहीं ये देखो बच्चा तो कैसा है, यानी कि छोटा है ना, तो ट्रायल एंड एरर आएगा यहाँ पर, या फिर आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग आएगा, ओपरेंट आएगा सोशल। तो सोशल लर्निंग कहाँ से सीखेगा, बिल्कुल बच्चा तो बिल्कुल बेबी है ना, तो सोशल लर्निंग कहीं नहीं होगा, ओपरेंट कंडीशनिंग भी नहीं होगा, ट्रायल एंड एरर भी नहीं होगा। प्रयास एवं त्रुटि का कहाँ से सिद्धांत आएगा, यहाँ पर होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेट करेगा ये जो व्यवहार है बच्चे का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है। तो 5th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, तो ये बात तो इसकी सही है, जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वाइगोत्स्की की थ्योरी से ये संबंधित है, ये तो सही बात है। हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये है बच्चे की सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, ये बात भी इसकी ठीक है। इट सेट्स द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चिल्ड्रन या चाइल्ड इज कैपेबल टू लर्न, यानी कि ये अपर लिमिट है जिसमें बच्चा क्या कर सकता है, उस लिमिट तक यानी कि सीख सकता है। इट सेट द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड इज कैपेबल टू लर्न। ठीक है, फिर उसके बाद है, यानी कि इसको कह सकते हैं हम समीपस्थ विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे क्या कह रहा है, इट इज अ रेंज ऑफ टास्क, ये क्या होता है, ये टास्क का यानी कि रेंज होता है, दैट ए लर्नर कैन नॉट परफॉर्म विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स बट येट कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। यह उन कार्यों या क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता, यानी कि जब तक दूसरों की सपोर्ट नहीं मिलेगी बच्चा उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा और न ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। जैसे हमारे पास ये रेंज होती है, ये बीच की किस किस के बीच की रेंज होती है, ये पूछा है ना यहाँ पर, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एक होता है एक्चुअल डेवलपमेंट ZAD, यानी कि, और एक होता है ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर कहोगे आप समीपस्थ विकास का सिद्धांत। और इसके बीच की ये जो डेवलपमेंट है, यानी कि इसके बीच की क्या होती है, ये रेंज होती है। एक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बच्चा खुद कर लेता है, यानी कि बच्चा सफलतापूर्वक जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है उसको कहेंगे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास का स्तर। एक्चुअल यानी कि वास्तविक विकास का स्तर, वो हो गया जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, और तो हमारे पास यहाँ पर है ना गलत स्टेटमेंट कौन सी, ये वाली स्टेटमेंट गलत है भाई। यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वयं प्राप्त, ये वाली स्टेटमेंट इसकी गलत है। ठीक है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत है, ये रेंज होती है भाई। ठीक है, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट संभावित विकास, जहां तक वो बच्चा, अभी बताती हूँ इसके बारे में। ये जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है भाई ये उससे रिलेट करता है, और अभी हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारा एक्चुअल विकास, यानी कि जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक बार मिटा देती हूँ इसको, फिर डिस्कस करेंगे अभी हम। इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। और हम ही ये वाले जो सभी जो है हमारे पास ये डिस्कस कर लेते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और जोन ऑफ हमारे पास क्या होता है, देखो ये है, एक होता है लेवल ऑफ, क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट जिसमें बच्चा स्वतंत्र होकर क्या करता है, खुद, यानी कि स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होता है बच्चा,
खुद उसका विकास होता है ना। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जिसको क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं, ZAD कह सकते हो, या फिर ये यानी कि ये लेवल ही है, ठीक है। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। एक होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ यानी कि संभावित कहां तक वो गेन कर सकता है, उसमें क्षमता कितनी है ना। इसमें यानी कि क्षमता कितनी है, वहां तक वो क्या कर सकता है, किसी अगर उसको कोई हेल्प मिल जाए तो वहां तक वो अपना पोटेंशियल यानी कि डेवलप कर सकता है। तो इसका इसलिए इस लेवल का नाम हो गया लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। यानी कि क्या क्या कहोगे आप, LPD, संभावित विकास का सिद्धांत। क्या बोलोगे हिंदी में, संभावित विकास का सिद्धांत। तो यह जो है ना, ये जो है हमारे पास ये लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसमें होता है संभावित विकास का स्तर, सिद्धांत कह सकते हो। और इसमें क्या होता है, ये वयस्क यानी कि बड़े लोगों के मार्गदर्शन में, या फिर जो अधिक सक्षम व्यक्ति है, यानी कि जो अधिक सक्षम व्यक्ति है, जैसे हमारे टीचर हो गए, अधिक सक्षम व्यक्ति हो गए जैसे हमारे टीचर हो गए, ठीक है, हमसे बड़े हो गए यानी कि अधिक सक्षम व्यक्ति हो गए, साथी हो गए, उनके सहयोग से समस्या के समाधान के माध्यम से यानी कि निर्धारित किया जाता है। यानी कि अधिक जो सक्षम है उनकी हेल्प से क्या हो सकता है, पोटेंशियल डेवलप हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसीलिए इसका नाम है संभावित विकास का सिद्धांत, ठीक है। फिर है आपके पास ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इन दोनों के बीच का क्या होता है, वास्तविक विकास और संभावित विकास। यानी कि वास्तविक विकास कितना हुआ है उसका, और जैसे मान के चलो 90 नंबर हमें लाने हैं एक्सटेट के अंदर, ठीक है, और हम गेन यानी कि हम खुद ला पा रहे हैं कितने, 70 के लगभग नंबर हमारे खुद आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। ये हो गया हमारे एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि 70 मार्क्स आ रहे हैं हमारे, तो ये हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट है, ठीक है। और हम किसी पर्सन की हेल्प से यानी कि 90 नंबर तक पहुंच गए, यानी कि है ना, 90 नंबर तक पहुंच गए किसी पर्सन की हेल्प से, या फिर कह सकते हैं किसी सक्षम की हेल्प, किसी सक्षम पर्सन की हेल्प से, या किसी शिक्षक की हेल्प से, किसी हेल्प से, है ना। तो वो जो है हमारे पास ये जो रेंज कहलाती है, इस रेंज को क्या बोलते हैं, जोन, यानी कि रेंज, बीच का जो स्तर हो गया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। संभावित विकास ये है संभावित विकास, यानी कि पोटेंशियल डेवलपमेंट है ये हमारा, 90 मार्क्स लेके आना। और इनके बीच का जो अंतर है यानी कि गैप है, वो क्या कहलाता है हमारा, इनके बीच का जो गैप है, वास्तविक विकास स्तर और हमारा जो संभावित विकास का स्तर है, इनके बीच का गैप क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में यानी कि इससे रिलेटेड हमारी नहीं है, ये वाली है ना, ये इससे रिलेटेड हमारी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कह रहा है ना इसमें टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली थोड़ी होता है, किसी की हेल्प से ही तो हम 70 से लेकर के 90 नंबर तक गेन कर पाएंगे ना। तो इसलिए ये जो वर्ड है यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, और यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा है भाई, गलत पूछा है, ठीक है। और ये तो सही है, ये कह रहा है ना कि विदाउट हेल्प ऑफ अदर, बिना किसी की हेल्प से हम 70 से 90 तक थोड़ी जा पाएंगे, थोड़ी सी तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास, फिफ्थ का आंसर हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। सिक्स्थ का देखिए, सिक्स्थ में क्या कह रहा है कि हमसे निम्नलिखित में से ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है भाई, वो ट्रू नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो देखो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद द वॉलंटरी बिहेवियर, आगे है यही स्टेटमेंट गलत है भाई। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन है, वो ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित नहीं होता। तो यहाँ पर दे रखा है कि ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, तो ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित नहीं होता भाई, इसलिए यही स्टेटमेंट हमारी गलत है। बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, वो इनवॉलेंटरी बिहेवियर, यानी कि जो बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, है ना, नॉट कंट्रोल्ड, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते वो इनवॉलेंटरी बिहेवियर होते हैं, जैसे ब्रीदिंग करना, है ना, जैसे ब्रीदिंग प्रोसेस है हमारा, है ना, ब्रीदिंग है, रेस्पायरेशन है ना,
ये सभी प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। और जैसे हमारा वॉकिंग हो गया, चलना, रनिंग करना, है ना, स्लीप करना, तो ये यानी कि ये कैसे हो गए, ये कैसे जो एक्शंस है हमारे ये वॉलेंट्री के अंदर आएंगे। वॉलेंट्री कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं जिनको, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्लासिकल जो कंडीशनिंग है, शास्त्रीय अनुबंधन है, ये किससे रिलेट करता है, ये इनवॉलेंट्री बिहेवियर यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन से रिलेट करता है, हमारा वॉलेंट्री से नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री दे रखा था ना, ये नोट पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया इसका। ये बाकी ठीक है, यहाँ पर ओपरेंट जो कंडीशनिंग है यानी कि क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है, ये ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ये ठीक है भाई इसकी स्टेटमेंट। इसका हो गया भाई ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि जैसे हम उसमें करते हैं, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसे दंड या पुरस्कार से बचने के लिए हम काम करते हैं, है ना। जैसे प्राइज पनिशमेंट से रिलेट करेगा हमारा ये, सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, यानी कि प्राइज मिल रहा है, सकारात्मक पुनर्बलन हो गया, तो किससे रिलेट हो गया हमारा, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेट हो गया, जिसमें प्राइज दिया जाता है ये, या फिर अच्छा काम नहीं करेंगे तो पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से हमारा रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मीता हैज ओवरकम हर फियर ऑफ टॉय स्नेक्स। मीता ने खिलौना सांप से खेलना, मीता ने खिलौना सांप से खेलने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसने बिस्तर पर एक सांप, यानी कि बस बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को क्या कहा जाता है। तो देखो, इसने ना सांप का जो डर है यानी कि वो दूर कर लिया था, लेकिन उसने जब अचानक से देखा ना तो उसका डर वापस लौट आया, ठीक है। तो वापस लौट आया, तो इस प्रकार की वापसी को क्या कहा जाता है, तो ये आ जाएगा स्वतः पुनः प्राप्ति, यानी कि उसने स्पॉन्टेनियस रिकवरी कर ली है ना, अपने डर में क्या कर लिया है, रिकवर कर लिया है ना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कर लिया, अचानक से रिकवरी हो गया है। तो 7 का हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। 8 का देखो भाई, 8 का, Which of the following is not a process of cognitive development as given by Piaget? Piaget के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है। तो देखो, एसिमुलेशन है हमारे पास, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, ये तीनों प्याजे ने ये स्टेजेस, यानी कि इन तीनों प्रोसेस के बारे में प्याजे ने बताया। सेपिंग के बारे में कहीं प्याजे ने जिक्र नहीं किया है, सेपिंग के बारे में वही स्कीनर जिक्र करते हैं, ठीक है, स्कीनर बताते हैं शेपिंग के बारे में, ठीक है। एसिमिलेशन होता है हमारे पास पुरानी नॉलेज में, यानी कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देना, यानी कि सम्मिलित करना। देखो हिंदी में लिख रहे हैं ना, सम्मिलन करना, यानी कि पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान को क्या कर देना, एड ऑन कर देना, नया ज्ञान जोड़ देना, है ना। पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को क्या कर देना, एड ऑन कर देना, वो होता है एसिमिलेशन। और अकोमोडेशन होता है पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को क्या करते हैं, ऐड तो करते हैं लेकिन थोड़ा चेंजमेंट के थ्रू, यानी कि थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, है ना, थोड़ा बदलाव से हम क्या कर देते हैं, नॉलेज को ऐड करते हैं, ठीक है। नॉलेज तो ऐड होती है लेकिन थोड़ी चेंजमेंट के थ्रू, यानी कि थोड़ी मॉडिफाई होकर नॉलेज को ऐड किया जाता है, वो होता है अकोमोडेशन। और एडेप्टेशन तो सीधा है अनुकूलन करना, यानी कि अनुकरण करना, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कीनर यानी कि शेपिंग के बारे में प्याजे नहीं बताते, बाकी इन सब के बारे में प्याजे बताते हैं, तीनों प्रोसेसेस के बारे में। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 9 का देखिए, 9 का है हमारे पास, 9 का क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिसांख्य यानी कि ट्राइकल जो सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। Which of the following is not a type of intelligence is given in the Sternberg triacal theory of successful intelligence? तो स्टर्नबर्ग ने यानी कि ये जो थ्योरी है ना, ये ट्राई की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई, एक क्वेश्चन तो यही हो गया, स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो इन्होंने इंटेलिजेंस, ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, क्रिटिकल के बारे में बताया है, प्रैक्टिकल के बारे में बताया है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने नहीं बताया, संगीतज्ञ बुद्धि के बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई, थर्ड, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। तो 9 का हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। 10 का देखिए, The example you scratch my book. ना क्या है हमारे पास, देखिए, The example you scratch my back and I
विल स्क्रैच योर्स इंडिकेट विच टाइप ऑफ मोरलिटी एज गिवन बाय प्याजे। यह कथन कि तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है, जैसा कि प्याजे ने बताया है। तो यहाँ पर पूछा है ना, प्याजे ने बताया है। तो देखो भाई, ये तो हमारे पास इससे रिलेट करेगा, ये कोऑपरेशन की भावना से ये रिलेट करेगा ये, यानी कि एक काम कर रहा है तभी दूसरा कर रहा है ना, तो सहयोग वाली बात हो गई, जैसे को तैसा वाली बात हो गई ना ये। तो ये बिगिनिंग ऑफ मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन से रिलेट है, यानी कि प्याजे के अनुसार पूछा है ना, नैतिकता की, सहयोग की नैतिकता का ये आरंभ है, तो ये इसमें हो जाएगा 10 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। और वैसे ये उसमें पूछता, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग पूछता ना ये, तो ये आता हमारे पास प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत आती ये वाली स्टेज हमारी। किसमें आती? पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, यानी कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग ये इसमें आती, इस लेवल में आती है, ठीक है। और सेकंड स्टेज है ये, उसके अंतर्गत आती है। कोलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछता ना यहाँ पर, कोहलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछता तो ये लेवल आता, ये वाली आंसर आता है इसका। बाकी यहाँ पर प्याजे के अनुसार पूछा है ना, इसलिए हो गया इसका आंसर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलो 11 का देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र अनुबंधन से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग जो एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले तो ये याद रख लो, पावलोव के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? इवान पावलोव, पावलोव के द्वारा ये दिया गया, इवान पावलोव के द्वारा, यानी कि ये जो कंसेप्ट है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये दी गई है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर, यानी कि एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके सामने एक रोटी का टुकड़ा लेके आते हैं और फिर उसके सामने क्या आती है, यानी कि वो उससे रिलेटेड क्या करता है, फिर वो रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। पहले उसमें एक स्टिमुलस रखा, यानी कि एक उद्दीपक हो गया, फिर एक यानी कि रोटी का टुकड़ा एक स्टिमुलस हो गया, और फिर उससे रिलेटेड वो व्यवहार करता है, यानी कि उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है, यानी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये उसने, यानी कि पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंतर्गत बताया है। ये कौन सी थ्योरी है उसकी? क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट था उसका, जिसमें उसने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा उससे संबंधित नहीं है। देखो, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, तो ये जैसे ही वो एक बार लेके आता है रोटी का टुकड़ा और फिर हटा लेता है, फिर दोबारा लेके आता है, तो वो क्या कर लेता है वो डॉग? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, तो ये उससे रिलेट करता है। विलोपन, ये भी उससे रिलेट करेगा। कौन सा नहीं करेगा? सेपिंग वाला है, ये रिलेट नहीं करता, ठीक है। जो सेपिंग का कंसेप्ट है, ये स्किनर से रिलेट करता है, और ये शास्त्रीय अनुबंधन से ये वाला रिलेट नहीं करता, ठीक है। 12 का देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ऑटिज्म वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ऑटिज्म का जो सर्वप्रथम जो व्याख्या है सबलीनता की, सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी थी भाई? तो ऑटिज्म का कंसेप्ट यानी कि किसने दिया था सर्वप्रथम? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कैनर, लियो कैनर ने ये ऑटिज्म का कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले बताया है, सबसे पहले इसने व्याख्या दी है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन फैक्चुअल भी आते हैं, वो भी आपको देखने हैं। और ये पूछा जाए ना, ये किसने, यानी कि ये जो है सैमुअल क्रिक ने किसके बारे में बताया है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, यानी कि अधिगम क्षमता के बारे में सबसे पहले किसने बताया है, यानी कि ये जो शब्द है किसने प्रयोग किया? जो डिसेबिलिटी वाला जो वर्ड है, यानी कि डिसेबिलिटी जो शब्द है, उसका सबसे पहले किसने बताया? सैमुअल क्रिक ने बताया, ठीक है। डिसेबिलिटी जो शब्द है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? सैमुअल क्रिक ने बताया, क्रिक ने, ठीक है। और ऑटिज्म का भाई इसने दिया था, कैनर ने। तो 12 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। 13 का देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच वन इज नॉट कम्स अंडर प्रोसेस इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? तो देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शन। लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे, तो ये तो सही है, यानी कि सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना। आगे है हमारे पास प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स,
सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना, तो यहाँ पर देखो सामाजिक तो खुद ही दे रखा है, तो सोशलाइजेशन तो यहाँ पर इन्वॉल्व ही है ना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, तो ये भी सही है। सामाजिक अभिवृत्ति का सिद्धांत, तीनों ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? फोर्थ ऑप्शन बच गया। अप्रूवल ऑफ आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन करना, यानी कि खुद ईगोसेंट्रिज्म जो बिहेवियर है उसका अप्रूवल करना, यानी कि अनुमोदन करना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा। बाकी इन तीनों में तो सोशलाइजेशन हो ही रहा है, इन तीनों प्रोसेसेस में, इन तीनों ऑप्शंस के अंतर्गत। 4 हो गया 13 का हमारे पास। 14 देखिए, द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज, तो ये तो बिल्कुल सीधा सा है। वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन से पूर्व किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है, यानी कि निर्माणात्मक आकलन बोला जाएगा, या फिर क्या बोलोगे आप इसको, या फिर क्या कह सकते हो, निर्माणात्मक आकलन, या फिर हिंदी में बोलोगे रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, ठीक है। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरेशन ही क्या किया जाता है? बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते ही, क्लास के बीच में ही, यानी कि क्वेश्चन पूछना, ठीक है, बच्चे से कि चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग आ गया ना यहाँ पर, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जो असेसमेंट होता है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट ही कहलाता है, और समेटिव असेसमेंट एट द एंड किया जाता है, ध्यान रखना है हमें ये, ठीक है। और डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है, यानी कि निदानात्मक जो आकलन है, यानी कि ये हम जब रीजन का पता लगाते हैं, यानी कि कारण का पता लगाते हैं कि किस वजह से बच्चे में, यानी कि बच्चे का जो स्किल पावर है वो डेवलप नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, तो जब हम रीजन या कारण का पता लगाते हैं उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि निदानात्मक आकलन। और निदान का पता लगा के हमें डायग्नोज करने के बाद जब हम उसको फिर से पढ़ाते हैं, यानी कि रेमेडियल टीचिंग देते हैं, यानी कि रेमेडियल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण होता है, वो किसके बाद आता है? डायग्नोस्ट के बाद आता है, यानी कि पहले डायग्नोज करते हैं फिर रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। 15 का देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ये भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है, यानी कि बच्चा है कंजर्वेशन की जो कंसेप्ट है वो समझ लेता है। तो कंजर्वेशन का कंसेप्ट कौन से स्टेज में समझेगा? तो देखो, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस के बारे में बताया है। पहली स्टेज इसकी सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कंक्रीट, और फोर्थ जो स्टेज है उसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि उपचारात्मक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों ही ऑर्डर के अंदर ये लिख रखी है इसने, जीन पियाजे की स्टेजेस। तो देखो, जो संवेदीगामक अवस्था है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा तो बिल्कुल छोटा होता है, सेंसेस के माध्यम से सीखता है, तो ये तो नहीं होगा। प्री ऑपरेशनल में बच्चा इमेजेस के माध्यम से सीखता है, यानी कि, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर लेता है? कंजर्व करना, यानी कि कंजर्वेशन करना, क्लासिफिकेशन, ये जो कंसेप्ट है ये इस स्टेज में सीख जाता है, यानी कि बच्चा लॉजिक लगाना है, लॉजिकल पावर है उसकी, यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। लॉजिक लगाना बच्चा क्या कर देता है? उसमें स्टार्ट कर देता है, लॉजिकल पावर है वो उसकी स्टार्ट हो जाती है। किस स्टेज में? क्लासिकल, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, या फिर कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है ना, तो वो किस स्टेज में डेवलप हो जाता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो इसका हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। फॉर्मल में क्या होता है हमारे पास? इसमें जो रीजनिंग पावर है, यानी कि वो अच्छे से उसकी डेवलप हो जाती है, यानी कि अच्छे से जो उसकी स्किल पावर है कहीं ना कहीं, यानी कि उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट जो रीजनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, या फिर उसकी एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो उसके अंदर वो डेवलप हो जाती है अच्छे से, ठीक है। यानी 11 से अबो एज में ऐसा हो जाता है। और कंजर्वेशन का कंसेप्ट है, यानी कि जैसे छोटे बर्तन में एक छोटा बर्तन है हमारे पास, और एक जैसे हमारे पास ये बर्तन है, और एक हमारे पास
ये इतना बड़ा बर्तन, इसमें इतनी चीज आ रही है और इसमें इतनी चीज आ रही है, तो बच्चा क्या कर लेता है, ये कंसेप्ट समझ लेता है कि दोनों में चीज तो सेम ही आएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कैसा है, ये वाला बर्तन है, ये कहीं ना कहीं इसका सरफेस एरिया क्या है, यानी कि ये खुले आकार का है, तो ये समझ जाएगा इसके अंदर ये जो कंजर्व की भावना है ना, यानी कि वो ऐसा समझ जाएगा कि इन दोनों में क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो वो ऐसे ही जब कंसेप्ट वो समझ जाएगा, यानी कि उसने कंजर्व कर लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एरिया से रिलेटेड या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड जब कंसेप्ट सीख जाएगा, यानी कैपेसिटी दोनों की सेम रहेगी, तो वो समझ जाएगा। वो ऐसा कैसे, कौन से स्टेज में हो जाता है, यानी कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में। 16 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई। 16 है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग गुड बॉय और गुड गर्ल जो कंसेप्ट है किस स्टेज में डेवलप हो जाता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेटिंग, तो कोलबर्ग ने भाई 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस के बारे में बताए हैं। तो गुड बॉय जो गुड गर्ल का कंसेप्ट है ये प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आ जाएगा। एक मिनट भाई, ये गुड बॉय गुड गर्ल का कंसेप्ट भाई कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत आएगा। प्री कन्वेंशनल में तो भाई पनिशमेंट वर्सेस ओबीडियंस वाला आ जाता है, ये नहीं आएगा। यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल का कंसेप्ट किस में आएगा, कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि इसमें आएगा। ऑप्शन नंबर इसका भाई ये थर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा इसका, कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत आएगा। 16 का वही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, पनिशमेंट वर्सेस ओबीडियंस का यानी कि वो आता प्री कन्वेंशनल में। ठीक है, ध्यान रखना, कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत आएगा। और सोशल जो मेंटेनेंस है वो रूल्स को मानता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 4 वर्ष की बीनी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया है जब उसके माता पिता एक नए बिस्तर को घर लेकर आए। या निम्नलिखित में से यानी कि निम्नांकित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है। तो देखो जब यानी कि ये क्या कह रहा है कि 4 वर्ष की बच्ची है और वो बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया है उसने जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। तो यानी कि वो कौन सी जो डिफेंस मैकेनिज्म से ये रिलेट करती है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करेगी, हमारी किस से रिलेट करेगी, तो ये आएगा इसका आंसर। रिग्रेशन की जो भावना है यानी कि प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, प्रत्यागमन हो गया या फिर क्या हो गया, रिग्रेशन है ना, उससे रिलेट करेगा ये हमारा। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा भाई फर्स्ट आ जाएगा। 18 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्सेस का एक प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ न्यू बोर्न रिफ्लेक्सेस। तो नया बोर्न जो बच्चा यानी कि पैदा होता है तो आई ब्लिंकिंग भी करता है, सकिंग भी, और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, स्विमिंग, और फिर लास्ट में दे रखा है ड्राइविंग कार। तो ये दोनों ही ऑप्शन में यानी कि वो नहीं कर सकता, लेकिन ये वाला है ये बिल्कुल ही नहीं कर सकता, ड्राइविंग कार, है ना। तो इसमें ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। वैसे तो ये भी नहीं कर सकता, जो न्यू बॉर्न जो बेबी है, नवजात शिशु है, उसके रिफ्लेक्स का ये भी एक आकार यानी कि ये भी एक प्रकार उसका नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी ये भी उसका एक प्रकार नहीं है। ठीक है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी, लेकिन ज्यादा फोर्थ माना जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन आंसर की में फोर्थ दिया हुआ है इसलिए हम फोर्थ पे टिक कर लेते हैं। बाकी आपको तो पता ही है कि नए बोर्न बेबी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये दो तो है ही हमारे पास। कुछ बच्चे यानी कि सभी बच्चों में लगभग आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही होती हैं जो न्यू बॉर्न बेबी है यानी कि उनमें। चलिए, तो इसका हो गया भाई ऑप्शन नंबर 4। 19 का देखिए भाई, बुद्धि का जो त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है, 3 स्ट्रेटम जो थ्योरी है, किसके द्वारा दी गई। 3 स्ट्रेटम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बुद्धि का त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है, 3 स्ट्रेटम जो थ्योरी है, स्ट्रेटम, ये कैरोल के द्वारा दी गई है भाई। ऑप्शन नंबर 3 इसको लर्न कर लेना भाई, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो 19 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। 20 का देखो भाई, 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं सीडीपी के, हम फटाफट निपटा लेते हैं। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रोका एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रोका जो एरिया है यानी कि ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है।
तो ब्रोका जो क्षेत्र है और एक हमारे पास है वर्सिस है, जो ये दोनों ही किससे रिलेट करते हैं, ये हमारी ब्रेन से रिलेट करते हैं ना। मस्तिष्क के जो ब्रोका क्षेत्र है ये हमारा, ये उससे कौन सा, यानी कि ये रिलेट नहीं कर रहा। तो 20 का क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड मीनिंग। यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है, बिल्कुल नहीं करता, शब्दों के अर्थ समझने में मदद ये नहीं करता। भाषा उत्पादन में कार्य करेगा, यानी कि लैंग्वेज का जो हमारे पास ये प्रोडक्शन करेगा, यानी कि ब्रेन रेस्पॉन्सिबल ही होती है हमारी, है ना, लैंग्वेज के लिए। भाषा संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करेगा, मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित है, बिल्कुल ठीक। इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब, तो ये भी ठीक है। कौन सा गलत है भाई, ऑप्शन नंबर 4 है इसका बिल्कुल गलत है, वही हमारा आंसर हो गया। 21 देखो, 21 में क्या पूछ रहा है, देखो इफ ए चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उसने उठने के बाद क्या क्या किया, तब वह क्या प्रयोग कर रहा है। तो देखो बच्चा कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से क्या कर रहा है, बता रहा है, यानी कि आज सुबह उसने क्या क्या किया। इफ ए चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू व्हाट ही डिड आफ्टर ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, ही इज यूजिंग हिज, कौन सी मेमोरी का यूज कर रहा है, तो बच्चा अपनी एक्सपीरियंस है, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से, पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से, यानी कि लाइफ के एक्सपीरियंस से, पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है। तो कौन सी मेमोरी से रिलेट करता है, तो इसमें आ जाएगा एपिसोडिक, एपिसोडिक मेमोरी। ये किससे रिलेट करती है, हमारी एपिसोडिक जो मेमोरी होती है, इसमें हमारे जीवन का विवरण यानी कि शामिल होता है। ठीक है, ये हमारे व्यक्तिगत जो अनुभव से संबंधित होता है। ठीक है, हमारे जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, उनसे ये जो मेमोरी है, यानी कि ये स्मृति है, ये संबंधित होती है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव से ये व्यक्तिगत अनुभव से ये संबंधित होती है, ये जो मेमोरी है जिसका नाम है क्या, एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि धारा प्रवाहित स्मृति। सिमेंटिक जो मेमोरी है हमारी, ये जो है जो सिमेंटिक मेमोरी है, इसमें क्या होता है, यह जो स्मृति है ये सामान्य जागरूकता और ज्ञान की है, यानी कि नॉर्मल या फिर कह सकते हो जर्नल नॉलेज की कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो इसको, सामान्य जो जागरूकता है और ज्ञान की है, यानी कि नॉर्मल कह सकते हो जनरल नॉलेज या फिर अवेयरनेस के लिए ये जो है हमारी मेमोरी ये रेस्पॉन्सिबल होती है। सेंसरी में हमारी सेंसेस के माध्यम से जब हम चीजों का पता लगाते हैं, यानी कि जब हम सेंसेस के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हम ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी में क्या होता है, सेंसेस हमारी क्या करती हैं, ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है। हमारी जो इंद्रियां हैं यानी कि हमारी सेंसेस है, ये ब्रेन को क्या करती है, मैसेज पहुंचाती है। और प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे आज प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, ये प्रक्रिया के बारे में बताएगा, यानी कि प्रोसीजर यानी कि कोई प्रक्रिया हो गई। ठीक है, जैसे चाय कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर टी, ठीक है, हाउ टू मेक टी, कुछ ऐसे जैसे एग्जाम्पल ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रोसीजर मेमोरी के अंतर्गत। और ये किसके अंतर्गत आएगा, ये एपिसोडल मेमोरी में क्या आएगा, व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित हो गया। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का देखिए भाई, 22 का क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ड्रामेटिकल प्ले। ड्रामेटिक जो प्ले है, नाटकीय खेल है, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नोट, इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, ये तो सही है, हमारे पास सक्रिय खेल का ही प्रकार है, यानी कि ड्रामा है, नाटकीय खेल है, उसमें एक्टिव यानी कि पार्टिसिपेशन कर रहे हैं हम, सक्रिय है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उसमें, एक्टिव यानी कि सक्रिय निर्माता हो गया, यानी कि सक्रिय खेल का तो एक हिस्सा ही हो गया। ठीक है, ये इट इज नोन एज मेक अ बिलीव, यह स्वांग रचना खेल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ठीक है। इट इन्वॉल्व ओवरट बिहेवियर, यह प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है, तो ये भी ठीक है, प्रत्यक्ष व्यवहार से रिलेट करेगा, ये गलत हो गया। इट इज ऑलवेज रिप्रोडक्टिव, ये हमेशा रिप्रोडक्टिव नहीं होता ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर भाई नोट पूछा, ये हमेशा रिप्रोडक्टिव नहीं होता। 23 का देखो भाई, हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, ये 7 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है ये, प्रेजेंटेशन ऑफ
Presentation of unpleasant stimulus to decrease the occurrence of a response is known as, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस, यानी कि क्या कह रहा है, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक यानी कि अनप्लीजेंट जो उद्दीपक है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे भाई पनिशमेंट दे रहे हैं, यानी कि उसको पनिशमेंट ही बोलेंगे। देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस यानी कि अप्रिय उद्दीपक को रोकने के लिए, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए यानी कि उसके रेस्पॉन्स को रोकने के लिए अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को क्या कहते हैं? भाई जो हमें स्टिमुलस पसंद नहीं है, अनप्लीजेंट है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो पनिशमेंट देना ही उसी से रिलेट करेगा। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन तो तब होता तब हम प्राइज देते या फिर रिवार्ड देते, है ना, वो किस में आता? हमारा सकारात्मक पुनर्बलन में आता। ठीक है, तो मोटिवेटर भी नहीं होगा ना ये, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, पनिशमेंट। 24 का देखो 24 में क्या कह रहा है हमसे, द स्टेटमेंट पर्सनैलिटी, यह कथन की व्यक्तिगत सीखी हुई, यह कथन की व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? द स्टेटमेंट पर्सनैलिटी इज नथिंग बट ए सेट ऑफ लर्न्ड रिस्पॉन्सेज, यानी कि अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है, सीखी गई जो भी चीजें हैं उनका एक सेट है। बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के दृष्टिकोण में यानी कि व्यक्तित्व के दृष्टिकोण में किस प्रकार की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो देखो ये क्या कह रहा है कि लर्न्ड रिस्पॉन्सेज यानी कि सीखी हुई अनुक्रियाओं का क्या होता है? ये एक सेट होता है, यानी कि समुच्चय मात्र होता है। तो ये जो कथन है ये किसका व्याख्या कर रहा है? यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण का कर रहा है या किसका कर रहा है? यानी कि फंक्शनलिज्म का कर रहा है, प्रकारवादी दृष्टिकोण का कर रहा है, संज्ञानवादी का तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, संज्ञान से रिलेटेड थोड़ी हो गया ये हमारा। तो 24 का आंसर सीधा है, बिल्कुल व्यवहारवादी होगा, यानी कि रेस्पॉन्स यानी कि लर्न रिस्पॉन्सेज, लर्न थ्रू रिस्पॉन्सेज यानी कि सीखी हुई, यानी कि व्यवहार में शामिल हो गई ना ये चीजें हमारी, उनका क्या है? एक सेट है व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण से रिलेट बिहेवियरिस्टिक व्यू हो गया हमारा। ठीक है, 24 का हो गया हमारा। 25 का देखो, द सीट बेल्ट, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है, द सीट बेल्ट बजर ऑफ ए कार स्टॉप एज सून एज द ड्राइवर पुट द सीट बेल्ट। जैसे ही ड्राइवर ने भाई सीट बेल्ट पहन ली तो कार का जो सीट बेल्ट जो ब्रेजर है यानी कि हॉर्न है वो बजना बंद हो जाता है। ये उदाहरण किसका है? जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का जो सीट बेल्ट जो ब्रेजर है वो बजना बंद हो जाता है। किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण हो गया भाई? ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का उदाहरण है, यानी कि जैसे ही उसने सीट बेल्ट लगा ली है और वो बजना है वो बंद हो गया है। तो किसका उदाहरण हो गया भाई? ये ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का, यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन का ये उदाहरण हो गया। ठीक है, 25 का हो गया हमारे पास। एक मिनट इसको चेक करती हूँ भाई मैं, एक मिनट रुकिए। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास? द सीट बेल्ट बजर स्टॉप एज सकारात्मक नहीं होगा भाई, ये इसमें आएगा, ये नेगेटिव इसमें आएगा, ये इसका आंसर आएगा हम वही ऑप्शन नंबर 2 आएगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट आएगा, क्योंकि जैसे ही लगा ली ना फिर बंद हो गया ना, ऐसे थोड़ी एक लगा ही नहीं तभी बंद हो गया। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आएगा, नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। 25 का भी 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। 26 का देखिए, नोइंग हाउ टू, यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं, यह किसका उदाहरण है? तो ये वही तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया, मेमोरी से रिलेट हो गया ना, हाउ टू राइड ए बाइसिकल। तो किससे रिलेट हो गया? ये प्रोसेसर नॉलेज से रिलेट हो गया, यानी कि प्रक्रिया, ये प्रोसेस चलेगा ना यहाँ पर कि पूरा प्रोसेस की कैसे ये काम करे। प्रक्रियात्मक क्या हो गया? ज्ञान हो गया, प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि प्रोसीजर नॉलेज हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 का। 27 का देखिए, 27 का है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, विकास काल के दौरान भ्रूण से सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? कि भाई भ्रूण का सिर का विकास
उसके पैरों के विकास से पहले होता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ फोटस, यानी कि भ्रूण का विकास होता है। हेड इज वेल डेवलप्ड बिफोर हिज लेग्स, हेड का जो डेवलपमेंट है यानी कि सिर का डेवलपमेंट है ये पहले होता है, बाद में क्या होता है लेग्स का। दिस बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट, तो प्रॉक्सिमोडल होगा या कि सेफलोकोडल होगा ये, यानी कि जब सिर से पैर का विकास की बात हो जाएगी ना तो वो हो जाएगा सेफलोकोडल। जब केंद्र से बाहर की ओर होगी यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी की बात हो जाएगी तो वो आ जाएगा प्रॉक्सिमोडल। तो इसमें आएगा सिर से पैर की ओर बात हो रही है ना तो सेफलोकोडल हो जाएगा ये हमारा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सेंटर टू पेरिफेरी होता है हमारे पास तो हम बता देते ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 28 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिल्ड्रंस प्ले, बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, द नंबर ऑफ प्ले एक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एज, खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती जाती है। जो खेल के जो यानी कि एक्टिविटीज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे, तो ये बात तो ठीक है, जैसे जैसे भाई हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो एक्टिविटीज है भाई, बचपन में कुछ और खेल खेलते हैं, जैसे थोड़े बड़े हुए बच्चे तो कुछ और गेम्स खेलने लग गए, यानी कि उनकी जो खेल के जो यानी कि नंबर है, संख्याएं हैं वो कम ज्यादा होती रहती है ना, कम कम हो जाती हैं। बड़े होने पर बच्चे टॉयज से थोड़ी खेलते हैं, यानी कि उनकी जो प्ले एक्टिविटीज है एज के अकॉर्डिंग क्या हो गई, कम हो गई। आगे देखो, प्ले बिकम इंक्रीजिवली सोशल विद इंक्रीजिंग एज, आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज्यादा सामाजिक होता जाता है, तो ये भी ठीक है। उसकी बात ठीक है, प्ले बिकम इंक्रीजिवली यानी कि ये भी ठीक है। द नंबर ऑफ प्लेमेट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एज, साथ खेलने वाले साथियों की जो संख्या है आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, ये बात गलत है। आयु बढ़ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो भी जो खेलने वाले बच्चे हैं तो कम ही होते हैं ना, बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, तो बच्चे मैच्योर होंगे तो गेम्स थोड़ी खेलते हैं, बच्चे तो पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे या फिर लॉजिकल पावर में लगाएंगे, तो यानी कि खेलने वाले जो साथियों की संख्या तो कम होती है, बढ़ती नहीं है। इस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा है, तो ये भी इसका ठीक है। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 29 का देखो भाई, डिसकैलकुलिया किससे रिलेट है। डिसकैलकुलिया है गणितीय जो हमारी जो गणना है संबंधी क्षमता किसका प्रकार है, लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेट करता है। डिसकैलकुलिया किसका प्रकार है भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी का। 29 का हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 30 का देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी अज्यूम्स दैट, कौन सी जो थ्योरी है ये क्या बताती है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। Which of the following theories assumes that child development is not a continuous process, बच्चे का जो विकास है वो कंटिन्यूअस यानी कि नहीं चलता, सतत प्रक्रिया नहीं है। तो बच्चे का विकास वैसे तो सतत ही चलता है यानी कि कंटिन्यूअस ही चलता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी थ्योरी यानी कि कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है भाई, कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ प्याजे, प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है भाई, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये हमने 30 क्वेश्चन भाई डिस्कस कर लिए हैं, और जो नेक्स्ट पेपर में हम किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे।